सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं सरोज सैनी, आपकी फिजिक्स एजुकेटर, आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही मज़ेदार क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है वो ना केवल आपके 11th पर्पज से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे हर साल नीट और जेई में भी क्वेश्चन जरूर आता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन के बारे में स्टडी हमने किया था कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। साथ में आपने ये भी देख लिया था कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या है। उसमें से हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन वाला टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर आपने ये देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के लिए यूनिट डायमेंशन वाला, मतलब डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी को देखते हुए आज अपन करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस टॉपिक के बारे में आपने पहले देख ही लिया था, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने ये सीखा था कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका आपको यूनिट दे रखी है, तो N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है। यानी N तो क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, U है फर्स्ट यूनिट जिसको आपको किसी अनदर यूनिट में चेंज करना है, और N2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपको क्या दे रखा है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको जी की वैल्यू दे रखी है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखो, गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसको किस में चेंज करना है बेटा, फीट पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में आपको 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये दे रखा हो तो आप इसको लर्न कर लेना। आपको पता हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी वैल्यू बताई थी, वहां पर मैंने आपको फीट को मीटर में, मीटर को फीट में, सेंटीमीटर में चेंज करना सिखा दिया था, तो आप वैसे याद कर ले, ठीक है। तो यानी आप देखिए आपको क्या करना है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसे किसी दूसरे यूनिट में चेंज करना है, वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, और किस में करना है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर इसमें चेंज करना है। यानी आप यूँ लिख सकते हो N1U1 इक्वल टू N2U2, ऐसे चेंज करना है आपको, ठीक है। इसको आप किस में कंपेयर कर सकते हैं, N1U1 और N2U2, ठीक है। तो देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बेटा कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। फीट पर सेकेंड स्क्वायर ये किस में होता है बताओ, ये क्या होता है, ये है बेटा एफपीएस। ये क्या है, एफपीएस। समझ में आ गया आपको, ये किस में बेटा, एफपीएस, फीट पाउंड और सेकेंड, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। देखो N1 की जगह बेटा आपको दे रखा है 9.8, इस N1 है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 आपको फाइंड आउट करना है और इसको चेंज किस में करना है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें चेंज करना है आपको, ठीक है। तो कंपेयर करें, कंपेयर करो बेटा 9.8, ये क्या डिलीट हो रहा है बार बार, 9.8 इंटू, देखो मीटर, मीटर को फीट में चेंज करने के लिए आपको ये वाला डेटा काम आएगा। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं बेटा, तो यहाँ पर कर देंगे 3.28 फीट, अभी हो गया फीट और सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखो सेकेंड स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा, सेकेंड स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा तो हमें भी चेंज नहीं करना। अब ये यहाँ पर N2 और ये हो गया फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो फीट पर सेकेंड स्क्वायर से फीट पर सेकेंड स्क्वायर कटेगा, कटेगा बेटा दोनों इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इंटू 3.28, क्या डिलीट हो रहा है बात, देखो 9.8 इंटू 3.28 इक्वल टू N2, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कर लेंगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपके इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल सीजीएस सिस्टम। देखो सीजीएस में आपको वो डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नीचे नहीं है, ये गलती से यहाँ पे लगा हुआ है बेटा, क्यूब कर देना, ठीक है। तो आपको मतलब डेंसिटी दे रखी है बेटा कितनी, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपको किसके अंदर दे रखी है बेटा, सीजीएस में आपको दे रखी है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, in a system of unit in which length is 10 सेंटीमीटर, यानी देखो अब आपको उसका नाम नहीं दिया है कि कौन से यूनिट में आपको चेंज करना है।
आपको डायरेक्टली कुछ वैल्यू के हिसाब से बता दिया है कि जो लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर के रेशियो में आपको मेजर करनी है, और जो मास है, मास आपको 100 ग्राम में बता रखा है, ठीक है। यानी आपको इस यूनिट को किसी ऐसे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका नेम तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके लिए मेजरिंग वैल्यू से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स गिवन है। तो हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, पहले आप वही कंपेरिजन कर लो, N1 U1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, N2 U2 होता है, ठीक है। N1 आपको कितना दे रखा है, N1 आपको दे रखा है 4, और U1 कितना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आपको N2 तो आपको दे नहीं रखा, N2 आपको नहीं दे रखा, यूनिट को आप ध्यान से देखो, इसमें आप यूनिट कैसे लिखोगे, अभी आपको यूनिट नहीं दे रखी, लेकिन आपको उस यूनिट्स का एक पर्टिकुलर मेजरिंग वैल्यू दे रखी है। जैसे कि लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर, तो देखो लेंथ तो सेंटीमीटर में, ये पहले याद रखना, पहले आपको ग्राम मास लिखना है, मास आपका 100 ग्राम में बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट की जगह 100 ग्राम, मास की जगह देखो यहाँ पर तो ग्राम है, लेकिन नई यूनिट में कितना है बेटा, 100 ग्राम, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 ग्राम कर देंगे। उसके बाद देखो सेंटीमीटर वाली बात, 10 सेंटीमीटर, यानी देखो डिवाइड में है, तो डिवाइड में आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि इधर क्यूब है उधर भी क्यूब लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, नहीं, चले फिर करें आगे। तो देखो ये हो गया 4 ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल टू N2, और सॉरी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 100 ग्राम तो ऊपर है, 100 ग्राम, और नीचे देखो 10 पे 30 है, 10 पे 30 का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 20 से यहाँ पे 20 कट जाएंगे बेटा, और ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी कटेगा। तो देखो ये 10 इधर आएगा, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू N2, तो N2 कितना आ गया, 40, N2 कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। और अगर आपको इसको पूरा लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ, पूरा कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, फटाफट थंब कर दे, फटाफट लाइक करें, जल्दी से बोले, हो जाएगा, कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। आपको चेंज करना है बेटा 1 न्यूटन को डाइन में, किस में चेंज करना है बेटा, आपको 1 न्यूटन को डाइन में। तो सबसे पहले देखो न्यूटन तो होती है SI यूनिट, न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा, SI यूनिट होती है, और डाइन होता है CGS के अंदर, डाइन किस में होता है बेटा, CGS के अंदर। तो देखो आपको निकालना क्या है, जो 1 न्यूटन आपको दे रखा है वो डाइन में कितना होगा, यानी इस यूनिट को डाइन में यानी CGS में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप न्यूटन का भी ये देखिए बेटा, 1 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। इसी को आपको डाइन में चेंज करना है। तो डाइन का मतलब क्या होगा बताओ, डाइन का मतलब क्या होगा बेटा, डाइन का मतलब देखो होता है बेटा, किलोग्राम की जगह तो आ जाएगा ग्राम, किलोग्राम की जगह तो क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम आ जाएगा, ये वैल्यू भी आपको निकालनी है। और उसके अलावा देखो मीटर की जगह आ जाएगा आपके सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक। तो करते हैं वही, वापस फॉर्मूला लगाओ, N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 N1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह देखो N2 तो आपको फाइंड आउट करना ही है, N2 तो आपको फाइंड आउट करना है, और U2 क्या हो जाएगा, देखो U2 कैसे होगा, ग्राम की जगह तो लिख देंगे, ये तो ग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही डाइन होता है, ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको चेंज करो बेटा, 1 देखो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम, जी लिख लो, ऐसा करो, जी लिख लो बस। किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा, 1000 ग्राम्स होते हैं। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर हो गया, और ये पर सेकेंड स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर कट गया, ठीक, ठीक कट गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल टू N2, या ऐसा लिख दो N2 इक्वल टू 10 की पावर 5, यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो भाई फटाफट, कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं,
कर सकते हैं बेटा, कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अपन को देखो ये पहचानना पहले आना चाहिए बेटा सीजीएस, क्योंकि देखो डाइन सीजीएस में होता है, तो आपको अगर ये पता नहीं है कि डाइन सीजीएस में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात ये कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपको मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख लेना, डायरेक्ट लर्निंग वाला पार्ट आपने जो पढ़ा था, ठीक है। आप देखो सेकंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। यानी अगर आपको कोई रिलेशनशिप दे रखा है, उनमें आपको ये पता लगाना है कि दोनों साइड पर जो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन में क्या डायमेंशन करेक्ट है या वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसके लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या सीखना पड़ेगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट प्लस में यानी एडिशन में या डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। क्या होगी बेटा? उनकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। देखो द प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ बोथ साइड फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। यानी भी किसी इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में जो भी टर्म्स है उनकी सभी की सेपरेटली डायमेंशन क्या होगी बेटा? सेम होगी। जैसे कि देखो अगर मैं लिखूं a प्लस बी इक्वल टू सी, अगर आपने क्या लिखा बेटा? a प्लस बी इक्वल टू सी, तो इन तीनों की डायमेंशन करेक्ट होगी। तो इन दोनों की डायमेंशन करेक्ट क्या? सेम होगी। क्या होगी बेटा? सेम होगी। जैसे देखो मैं एक नॉर्मल इक्वेशन लिखूं आपके, जैसे देखो जैसे कि वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी के साथ अगर आप किसी चीज को प्लस कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं, तो वो ऑल ओवर वेलोसिटी होगी। वो भी क्या होगी बेटा? ऑल ओवर वेलोसिटी होगी। और इन दोनों की टोटल करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी ऑल ओवर वेलोसिटी होगी। अब इसको देखो अपन थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर आपको एक एप्पल दे दिया जाए और आपको 2 बनाना दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 1 एप्पल और 2 बनाना कितने होंगे, तो आप उनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों प्लस नहीं कर सकते? क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। आप अलग अलग टाइप की चीजों को प्लस नहीं कर सकते। अगर आपको 1 एप्पल और 2 बनाना जोड़ दें तो वो 1 एप्पल रहेगा, 2 बनाना रहेगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ये 2 बनाना और ये 3 बनाना, तो आप दोनों को मिला के कितना कर दोगे? 5 बनाना कर दोगे। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब यही होता है बेटा कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को आपने प्लस कर रखा है और उनका कुछ पर्टिकुलर टोटल आता है, तो सबका अलग अलग जो उनकी डायमेंशन होगी वो सेम होगी, और उनके टोटल या सब्ट्रैक्ट करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर देखो वही आपके दे रखा है बेटा कि अगर ए जैसे कि वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी होगी, तो इन दोनों के प्लस करने से जो सी क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी? सेम होगी, वेलोसिटी होगी। अब देखो इसको एक और चीज समझे आप, मतलब आप डायरेक्टली ना ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी होती है, जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज होती है, सेम डायमेंशन वाली जो क्वांटिटी होती है वही क्या हो सकती है? या तो वो ऐड हो सकती है बेटा, या वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी अगर आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस करना चाहते हो तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, यानी आप लिख दो कैन बी, ये प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है अगर इनकी डायमेंशन सेम है। लेकिन आपको दूसरी बात याद रखना है बेटा, डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो क्या हो सकती है? अलग अलग वाली क्या हो सकती है बेटा? वो मल्टीप्लाई हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? मल्टीप्लाई। एक मिनट, ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है या वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो प्लस और माइनस नहीं हो सकती। यानी प्लस और माइनस कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? जिनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन अलग अलग है तो आप उन्हें क्या करोगे? आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनको प्लस और माइनस नहीं कर सकते। जैसे कि देखो एक नॉर्मल बात बताते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन पढ़िए। तो देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी वेलोसिटी आती है।
आती है। तो ये तीनों वेलोसिटी हैं। अब देखो ये दोनों प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो सबके डायमेंशन सेम है क्योंकि तीनों ही क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी है। लेकिन देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है, एक तो ये एक्सेलरेशन है, एक तो एक्सेलरेशन है और दूसरा टाइम है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड तो सॉरी मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन आप इन्हें प्लस नहीं कर सकते। प्लस करोगे तो इनकी क्वांटिटीज की क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक ये चीज आपको। तो चलिए इसको करते हैं अपन आगे और इस बात को समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड सी, यानी आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें ए, बी और सी की डायमेंशन निकालनी है। इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा x इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। यहाँ पर देखो बेटा x तो पोजीशन है और t क्या है बेटा, टाइम है। अब देखो आप एक चीज ध्यान रखें, एक तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, ये सब कुछ। दूसरी बात, जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, e की पावर में जितनी भी चीजें होती है। दूसरी बात, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जानते हैं जिनकी जो 1 2 3 4 5 इस तरह से कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है बेटा, जैसे कि लॉगरिदम वाली चीजें होती है, जो लॉगरिदम में कुछ वैल्यू थी, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। क्या है बेटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो अगर न्यूमेरिकल में वो दे रखा है तो उनकी डायमेंशन को आप क्या मानेंगे बेटा, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यानी देखो अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके साथ ये जो एंगल आएगा इसकी डायमेंशन 1 होगी। क्या होगी, इसकी डायमेंशन 1 होगी। तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, बी टी माइनस सी एक्स इक्वल टू 1, यानी ये दोनों क्या है बेटा, डायमेंशन लेस है। अब आप ये देख लो कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अपन ने भी पढ़ा है होमोजेनिटी में, आपने क्या पढ़ा है बेटा कि प्लस और माइनस करते टाइम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन में गिवन है उन सब की अलग अलग प्लस या माइनस में जो डिजिट्स हैं, जो जो क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट क्या और मेजर वो उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर बी टी भी 1 होगा बेटा और ये जो सी एक्स है ये भी 1 होगा। समझ में आ रही है आपको, दोनों ही क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहां से देखो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी, और टी क्या है, टाइम। तो टाइम की डायमेंशन कितनी होती है, t1, तो इसकी डायमेंशन t1 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत हो जाएगी। आप चाहो तो इसे रिस्पेक्टफुली लिख दो बेटा। कैसे लिखोगे, m0 l0 और t1, ये तो डायमेंशन निकल गई b की। ठीक है, दूसरी c की निकाल लो। c इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या है, पोजीशन, तो पोजीशन की क्या होगी, l1, पोजीशन की क्या होगी, l1। तो आप इसका डायमेंशन क्या लिख दोगे, m0 l माइनस 1, देखो डिवाइड में तो -1 t0, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो देखो आपकी b की निकल गई, c की, a की निकाल ली। तो इस इक्वेशन को यूज करो। देखो a इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए, ये तो डायमेंशन लेस है, अभी मैंने बताया। ये सब आपके डायमेंशन लेस होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है, लॉगरिदमिक वैल्यू हो सकती है, सबकी जो डायमेंशन होती है वो बेटा 1 होती है। तो इसकी तो कोई डायमेंशन हटा दिया तो x की और a की सेम है, तो a की क्या आ जाएगी बताओ, a की क्या आ जाएगी बेटा, l की क्या आ जाएगी, इसकी l आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिख दोगे, m0 l1 t0। ठीक है, सबकी निकल गई, बोलो कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें आपको इनकी डायमेंशन करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले अपन करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की डायमेंशन क्या होगी फटाफट से बताओ, v की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t माइनस 1, यही होगी। m0 क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर यानी लेंथ हो जाएगी 1 और t की हो जाएगी t इनवर्स में माइनस t1। ठीक है, u की भी सेम होगी क्योंकि ये देखो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों सेम ही है। तो इसकी हो जाएगी बेटा m0 l1 t माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे चलो बेटा, प्लस
ए की यहाँ पे लिख देते हैं, ए क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी m0 L1 t-2, और ये टाइम है तो टाइम की हो जाएगी t1। यहाँ तक कोई दिक्कत? डायमेंशन आपको निकालना अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था, वहाँ से आप लेक्चर में यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर आप अच्छे से दोबारा से देख लें। तो देखो कि क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, m0 L1 t-1, ये भी ऐसा कैसा हो जाएगा, m0 L1 t-1। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, देखो m0, इसमें m है नहीं तो m0 का 0 हो जाएगा, l यहाँ पर 1 है, इधर l है नहीं तो l1 का 1 आ जाएगा, t यहाँ पर देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1। तो देखो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, यानी देखो a इक्वल टू b प्लस सी, उस होमोजिनिटी वाले प्रिंसिपल को आप लगाते हो तो सबकी डायमेंशन सेम आती है। तो आप क्या लिख दोगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट है। बोलो कोई दिक्कत? आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन आपको दे दी जाए उसके डायमेंशन लिखो, सॉल्व कर लो, और उसके सभी टर्म्स जो अलग अलग प्लस या माइनस में है उनकी आपकी जो डायमेंशन आएगी वो सेम आएगी, तो आप लिख दोगे कि इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, m0 L1 t0, m0 L1 t0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा वेलोसिटी की निकालो, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, m0 L1 t-1, देखो यहाँ पर भी लिखा आपने। ठीक है, m0 L1 t-1, उसके बाद t का हो जाएगा बेटा प्लस का 1 प्लस, अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अभी आपको यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर ये चीज़ लिखवाई थी, तो आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लें। ठीक है, तो इसका तो होगा नहीं, ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, m0 L1 t-2, तो क्या लिख दोगे, m0 L1 t-2, और देखो ये t स्क्वायर है तो t2 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ तक तो कर लेंगे बेटा, ये तो आती है डायमेंशन आपको। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m0 L1 t0, ये लेफ्ट में तो वैसा का वैसा हमने रख दिया, राइट साइड को सॉल्व कर लो, देखो ये t1 और ये -1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो m तो ऑलरेडी 0 है, L1 है, और t भी आपके पास यहाँ पर 0 हो गया, बिकॉज ये -1 है और ये +1 है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो m0 L1 t -2 और t प्लस, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो m0 L1 t0। तो देखो यहाँ पर भी तीनों जो स्टेप आपको दे रखी हैं अलग अलग, आपने इनकी वो डायमेंशन निकाल ली, वो भी क्या आई है, सेम आई है, तो यहाँ पे लिख दोगे ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलो, देखो इसको, देखो क्या करना है, कैसे करोगे, बोलो भाई क्या करोगे। E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन है ये बेटा। यहाँ पर देखो E तो है एनर्जी, E क्या होती है, एनर्जी, m क्या होता है बेटा, मास, और ये c क्या है, वेलोसिटी। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एनर्जी की डायमेंशन देखो, एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकालोगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी m कोई से भी से निकाल सकते हो, mv स्क्वायर होती है। एनर्जी का या वर्क का कोई सा भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो अगर आपको लर्न नहीं है तो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है बनाना, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की नीड नहीं है, याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होती तो आप निकालना सीख जाओ। देखो ये तो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास किलोग्राम में हो गया बेटा, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी क्या आ जाएगी, देखो किलोग्राम है तो m1 L2 t-2, ठीक है, m1 L2 t-2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी देखो m1 L2 t-2, m1 L2 t-2 एनर्जी की हो गई, ठीक है, ये 2 है बेटा, ठीक है। मास की क्या हो जाएगी बेटा, m1 L0 t0, मास की क्या हो जाएगी, m1 L0 t0, और मल्टीप्लाई में आपके वेलोसिटी, ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की m0 स्क्वायर है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, L1
T1 है, स्क्वायर करोगे तो L2 T2 माइनस एक मिनट, ऐसा करो पूरा लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। m0 L1 T माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगी। अब इसका स्क्वायर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको आगे सोल्व कर ले, एक साथ में लिख दे, तो जो भी फाइनल आएगी उससे आप इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। ये हो गया बेटा m1 L0 T0, ये क्या हो गया m0 L को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और T को -2, ठीक है। साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 L2 T -2। देखो ये m1 है और ये 0 है तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 2 है तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 0 और -2 तो -2 हो जाएगा। और देखो आगे भी यही है m1 L2 T -2, तो ये भी क्या है बेटा डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन भी क्या है बेटा डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो कमेंट करो भी, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो लाइक करो, फटाफट से बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कर लेंगे बेटा। इसमें से हर साल नीट और जेई में भी क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि आपके एनसीईआरटी में तो ये है ही, तो आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें इस टॉपिक में से डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखो ये आपको दे रखा है, लेट्स कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv² = mgs। देखो अगर आपको याद हो तो आगे वाला फॉर्मूला तो आपके काइनेटिक एनर्जी का है और पीछे वाला जो है वो किसका है, बताओ जल्दी बताओ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे तो देखो अपन को पहले से पता है कि दोनों ही एनर्जी है तो सही होने वाला है, आपको लेकिन प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं साहब, प्रूफ कर लेते। देखो m तो यहाँ पर मास है, v यहाँ पर वेलोसिटी है, g यहाँ पर एक्सेलरेशन है और उस फॉर्म में तो करते हैं। देखो 1/2 mv² = mgh, ठीक करें। 1/2 का तो डायमेंशन होगी नहीं, m क्या होता है मास, तो m1 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। फिर 0 0 वाली टर्म बाद में लगा देंगे लास्ट में। v² क्या होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, l t -1 है तो स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट 2 लगा दो, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप 2 स्टेप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखो m मास होता है तो यहाँ पर m1 आएगा, बाकी तो 0 है। ये g क्या है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका L1 T -2, क्या होगा m1 T -2 L1। h क्या है, h यहाँ पर हाइट है, हाइट का क्या होगा L, ठीक। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, लिखो देखो साथ में लिखो m1 L2 T -2, m1 L2 T -2, देखो m L2 T -2, इसको लिख लो। ये हो गया m1, L देखो 1 और ये 1 कितना हो गया L2 और ये T -2, देखो आ गया भाई, आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट आ गया। बोलो डायमेंशनली करेक्ट आ गया, इक्वल आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अब बताओ, अब बताओ भाई कर सकते हैं, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सोल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है बेटा, इसके प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आपका जो सेकंड एप्लीकेशन थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है, जिससे आपने कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो इक्वेशन है उसकी डायमेंशन करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए आपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, इसमें अपन ये पढ़ेंगे बेटा कि 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी है, तो डायमेंशन के थ्रू आप उनके बीच रिलेशन कैसे निकाल सकते हो। यानी देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उस डायमेंशन एनालिसिस से आप केवल फॉर्मूला को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिदम वाला कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन है, कोई कांस्टेंट डिजिट है, तो उनकी तो डायमेंशन होती ही नहीं है, वो तो डायमेंशन लेस होते हैं। तो अगर वो डायमेंशन लेस है तो डायमेंशनल एनालिसिस से उनका डायमेंशन आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपका जो फॉर्मूला आएगा वो एक रिलेटिव टर्म्स में आएगा, यानी एक रिलेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला एकदम 100% करेक्ट मिलेगा, आपको बस एक रिलेटिव टर्म में फॉर्मूला मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्राइमरी मैथमेटिकल मेथड यूज्ड टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय मैचिंग देयर फंडामेंटल डायमेंशन। यानी इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एक रिलेशन निकालते हो और उस रिलेशन के टर्म में एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते बिकॉज मैंने आपको बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर उनकी जो
डायमेंशन लेस यूनिट्स आती हैं, लाइक अपन यूँ मान लेते हैं कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई लॉगरिदम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनका आपको पता नहीं चलेगा तो रिलेटिव टर्म में फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। देखो ये वाला जो टॉपिक की क्वेश्चन से होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम वर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल quantities of measurement then the dimensional formula of mass, यानी आपको ये दे रखा है कि जो मास है उसका फॉर्मूला एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T की फॉर्म में है, बट एग्जैक्टली क्या है वी डोंट नो। तो आपको इनके बीच में रिलेटिव टर्म्स, रिलेशन निकाल के फॉर्मूला निकालना, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो मास है ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू है, E, V और T, ठीक है। ये दे रखा है E के है, V के है और T के, लेकिन आपको इनकी पावर नहीं पता, डिवाइड में है, प्लस में है, क्या माइनस में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लगा दो बेटा A, B और C। हम मान लेते हैं इनकी पावर क्या है A, B, C, यानी जो मास है उनका फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। अपन ने सब मानना है बेटा, ठीक है। अब आप इनकी डायमेंशन निकाल लो और डायमेंशन से इनकी जो फॉर्मूला आएगा, ये ABC की जो वैल्यू आएगी उससे आपको एक रिलेटिव टर्म में इनका फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये तो है मास, मास की डायमेंशन M1 होती है, तो L 0 हो जाएगा और T भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मास M होता है तो M1 हो गया, L 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू E। E क्या है बेटा बताओ, E क्या है एनर्जी, E क्या होता है एनर्जी, तो एनर्जी का क्या आता है M1 L2 T -2, ठीक है। अब आप याद रखना स्टार्ट कर दो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसकी पावर A है, V का निकालो, V का निकालो, V क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है M0 L1 T -1 और इसकी पावर है B, ठीक है, M0 L1 T -1। फिर ये टाइम है, टाइम का T1 रहेगा तो M0 रहेगा, L0 रहेगा, T1 रहेगा, इसकी पावर हो जाएगी C। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? भाई डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। अब क्या करना है बेटा, ये जो लेफ्ट है और जो पूरा राइट पार्ट है इसमें आप क्या करेंगे M, L और T की पावर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, पहले अपन किसको कंपेयर करेंगे M को, किसको कंपेयर करेंगे पहले बेटा हम M को कंपेयर करेंगे, ठीक है। M को कंपेयर करेंगे तो देखो M की पावर आगे तो क्या है 1, M की पावर आगे लेफ्ट में तो क्या है 1 इक्वल टू, इधर देखो 1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A, 1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A प्लस M को B से 0 को B से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस ये भी 0, ठीक है। तो A इक्वल टू तो क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, A इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आप L के लिए सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन किसके लिए करेंगे बेटा L के लिए करेंगे, तो देखो L की पावर 0 है तो आगे तो 0 आएगा इक्वल टू, इधर देखो L की पावर 2 है, 2 को A से मल्टीप्लाई करो 2A, ठीक है। L को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा और A को 2A। अब देखो ये B है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का B हो जाएगा और यहाँ पे तो 0 है, उधर तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2A प्लस B इक्वल टू 0। अब देखो A की वैल्यू आपको मिली है तो यहाँ पर रख दो 2, A की वैल्यू 1 प्लस B इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू जाएगा -2, B इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो B भी आपको मिल गया, ठीक है, B भी आपको मिल गया। चलिए अब अपन करते हैं T के लिए, T को सॉल्व करो। T को कैसे करेंगे, देखो T की पावर आगे कितनी आ रही है 0, आगे कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पे तो लिख दो 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस का 2A, -2A, -2 और ऐसे मल्टीप्लाई तो -2 है, माइनस का 1 और B से मल्टीप्लाई तो -B प्लस C 1 से मल्टीप्लाई तो C। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा C इक्वल टू, इसको आगे लाओ 2A प्लस B, 2A प्लस B, वैल्यू पुट करो, 2A की वैल्यू है 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 से -2 गया बेटा, C की वैल्यू आ गई आपकी 0, C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 0, ठीक है। कोई दिक्कत है फटाफट बोल दो, कर सकते हैं ना। अब देखो फॉर्मूला क्या आया M प्रोपोर्शनल टू E, E की पावर A कितना है बेटा 1, B की पावर कितनी है -2, B की पावर कितनी है -2 और
टी, सी कितना है 0, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, m प्रोपोर्शनल टू e अपॉन, एक मिनट v है नीचे, v था ये v, ठीक है, माइनस का 2 अपॉन v स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, t तो 0 है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, फटाफट से बोल दो। तो देखो ये आपको जो फॉर्मूला मिला ये रिलेटिव टर्म में मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी, यानी किसी सैटेलाइट का टाइम है टी, इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। तो आपको बेटा फॉर्मूला किसके लिए निकालना है, टी के लिए। ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है बेटा, एक तो करता है जी पे, तो यहाँ पे लिख दो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी, और एक किस, ये देखो जिस पे सर्कल करते जाओ उनको लिखते जाओ, जी पे डिपेंड करता है बेटा, और किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ये हमने लिख दिया एम, और एक किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, तो ये लिख दिया हमने आर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर वही ए बी सी डी अल्फा बीटा एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी मानना है तो वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, कर लोगे ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, ठीक है ना। अब इनका डायमेंशन लिखो टी का, टी क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन आएगा m0 l0 t1, टाइम का डायमेंशन आएगा m0 l0 t1, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू g, g का निकालो, निकालोगे कैसे निकालोगे, इधर रफ में निकाल दूं, दिख रहा है इधर, इधर निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। आपको अगर पता हो f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, याद है ये फॉर्मूला आपको, सबको याद है बेटा। तो यहाँ से आपको g निकालना है, तो g यहाँ पर रहेगा इंटू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट निकालो, देखो ये तो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस की होगी L2, रेडियस की कितनी होगी बेटा L2, ठीक है। ये मास है, दोनों m और m, तो m स्क्वायर यानी m2, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ सोल्व करो इसको। देखो ये m ऊपर आएगा तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, L1 ये और L2 ये, तो L हो जाएगा 3 और ये t माइनस 2, ये हो जाएगी आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल, उसका यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आपने निकाल लिया, कितना आया m माइनस 1 L3 t माइनस 2 की पावर x, a भी मान सकते हो, x y z अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब m क्या है, m तो मास है, तो मास की तो वही m1 होगी, तो m1 होगी तो L0 और T0 हो जाएगी और इसकी पावर होगी y, ठीक है, मास है। ये क्या है बेटा, ये रेडियस है, तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा m0 l2 t0, नहीं स्क्वायर क्यों लगेगा, स्क्वायर क्यों लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, रेडियस है ना L1 की पावर z, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कर लोगे ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, पहले आप m को कंपेयर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे L को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम किसको कंपेयर करेंगे, T को कंपेयर करेंगे, कर लेते हैं। चलिए देखो ये तो है m तो 0, आगे तो 0 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो -1 और x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। फिर देखो 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो +y, ठीक, और ये हो गया 0 +0, तो यहाँ पर क्या आ गया x इक्वल टू वाई आएगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा बेटा y आएगा, ठीक है। अब y वाली l वाली करते हैं सॉल्व, तो l देखो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पर l 3 है, x से मल्टीप्लाई तो 3x, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा बेटा, ये 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, अच्छा ये सॉल्व भी नहीं होगा ना, ये तो अपन को वैल्यू नहीं दे रही, तो 3x + 2z इक्वल टू 0, अभी यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है, अभी अपन को वैल्यू नहीं दे रखी ना x की और y की। t निकालो बेटा, t देखो यहाँ पर है 1 इक्वल टू, इधर देखो माइनस का 2x, तो -2x कर दिया,
फिर यहाँ पर तो 0 है बेटा और इधर भी 0 है, तो x इक्वल टू -1/2, तो y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, वही -1/2। भाई x और y इक्वल टू है ना बेटा, x और y तो इक्वल टू है, तो ये जितना x आएगा उतना ही y आएगा। अब z निकाल लो, z के लिए ये इक्वेशन सोल्व करो, 0 इक्वल टू 3, x की वैल्यू आएगी बेटा -1/2 प्लस 2z, तो क्या हो जाएगा, ये सोल्व करो इसको, 2z इक्वल टू 3/2, ठीक है। गलत हो गया क्या ये, हाँ सही है, रुको एक सेकेंड रुको बेटा, ये थोड़ा सा कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो L में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस ये हो गया 0 और ये हो गया 2z, नहीं है ये z है केवल, ये z ही है, ये z ही है बेटा, है ना, ये z ही है, तो यहाँ पर भी सिर्फ z कर लो, तो यहाँ पर भी सिर्फ z हो जाएगा और यहाँ पर भी z हो जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है, z इक्वल टू 3/2 आ गया, x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, कर लेंगे। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या आ जाएगी, t प्रपोर्शनल टू, देखो g/m/r। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो इस पे लगा दो -1/2, m भी -1/2 और r है 3/2। बोलो कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करिए, बस ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लो बेटा, t प्रपोर्शनल, देखो माइनस में तो नीचे लेके चलाओ, r की पावर 3/2, ये हो जाएगा g/m इन दोनों की पावर 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, चाहो तो ऐसे लिख लो, t प्रपोर्शनल टू, देखो इसमें r की पावर 3 तो अलग कर लो और 1/2 को अलग कर लो, और इधर भी g और m आपके 1/2 की फॉर्म में है ही सही, तो 1/2 का मतलब तो क्या होता है, अंडर द रूट होता है, तो यहाँ पे t प्रपोर्शनल टू r³/g/m अंडर रूट, ये आपको मिलेगा इनका रिलेशन। कैसे भी लिख देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। बोलो बोलो भाई, जल्दी से बोलो फटाफट से, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया बेटा, कर लेंगे ना, ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपको देखो एनर्जी की यूनिट ऑलरेडी दे रखी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट ऑफ द स्पीड v, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ द बॉडी। मतलब टोटली आपको ये बताना है बेटा कि यहाँ पर ये जो अलग अलग नीचे फॉर्मूला दे रखे ABCDE करके, इनमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के सेम होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल डायमेंशन क्या होती है बेटा, ये आपको दे रखी है यहाँ पर, इससे डायमेंशन निकालो, तो यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी की वो निकाल लो, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, देखो किलोग्राम का मतलब है m1, मीटर स्क्वायर मतलब L2 और T-2। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट यही होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे डायमेंशन निकल जाएगी, किलोग्राम मतलब मास है, m मतलब लेंथ दे रखी है, T मतलब टाइम दे रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो सॉल्व करो, मतलब आपको ये देखना है कि ये डायमेंशन आनी चाहिए, ये जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं सबकी डायमेंशन अगर ये है तो वो करेक्ट है, और नहीं है तो फिर वो हो जाएगा आपका रूल आउट। ये तो बताना है कौन सा रूल आउट है। चलो फिर निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट करते हैं पहले ए, k इक्वल टू m स्क्वायर v3, m स्क्वायर v3। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का तो आपको दे रखा है m1 L2 T-2, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इस वाले का निकाल लो, देखो ये क्या है बेटा, मास, तो मास होता है m2 और ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर 1
पर सेकेंड -1 और इसकी पावर 3। तो सॉल्व करो, m तो हो गया 2, l हो जाएगा 3 और t हो जाएगा -3। तो ये आएगी डायमेंशन। देखो बेटा ये तो रॉन्ग है, देखो m1 l2 t -2 और m2, देखो यही गलत हो गया। तो ये तो आपके रूल आउट है। फर्स्ट वाला तो क्या है बेटा, रूल आउट है, यानी ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी इसका जो निकलेगा डायमेंशन वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन से अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर अपन करते हैं बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मीटर पर सॉरी mv², ये दे रखा है। अब देखो इसकी तो है ही सही m1 l2 t -2, ठीक है। अब इसका निकालो, देखो 1/2 तो डायमेंशन लेस है तो इसकी तो कोई डायमेंशन आएगी नहीं। ये मास है तो मास की हो जाएगी 1, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की होती है l1 t -1 की पावर 2। इसको सॉल्व करो तो m तो 1 हो जाएगा, l को 1 से है 2 से मल्टीप्लाई करो l2 और t -2। तो देखो ये करेक्ट है, समझ में आ गया। यानी ये तो रॉन्ग था, ये तो रूल आउट था, और ये आपका करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। यहाँ पर टिक कर देते हैं, ऐसा करो, यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको, और अपन ऐसे करते हैं भाई ये तो रॉन्ग है और ये राइट है। ठीक है, समझ में आया ना, इनकी डायमेंशन सेम आई। अब ऐसे सी वाले का कर लो, सी वाले का करें। सी वाला क्या है, k इक्वल टू एम ए, के इक्वल टू क्या दे रखा है, एम ए। अब देखो k की कितनी होती है, m1 l2 t -2। यहाँ पर m क्या है बेटा, m क्या है, मास। तो मास की क्या होगी, m1, मास की क्या होगी, m1, और a की क्या होती है बेटा, l1 t -2 ये होती है। इसको साथ में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t -2। देखो ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी नहीं आएगा तो ये भी रोंग है, ये रूल आउट है, इसमें लिख दो रूल आउट। ठीक है, यानी थर्ड भी फॉलो नहीं करेगा। बोलो कोई दिक्कत, थर्ड की डायमेंशन भी अलग है बेटा। ठीक है, कर लेंगे ना, आगे चले। चलो यहाँ पर करते हैं अपन डी वाला, इधर कर लेते हैं बेटा, डी वाला यहाँ कर लेते हैं। देखो डी आपको क्या दे रखा है, इधर से देख लेते हैं, दिख रहा है। देखो डी क्या दे रखा है बेटा आपको, k इक्वल टू 3/16 mv², 3/16 mv²। k कितना है, m1 l2 t -2। इसका देखो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। m क्या है बेटा, मास है तो मास का m1 हो जाएगा। ये क्या है, l1, ये हो जाएगा l1 t -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। आगे करो इसको सॉल्व, m1 हो गया, l1 है 2 से मल्टीप्लाई तो l2 हो जाएगा t -2। तो देखो ये करेक्ट आया बेटा, ये करेक्ट आया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट आ गया, ये रूल आउट नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला चलने का मतलब यहाँ पर ये बेटा डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ई वाला लास्ट करके देख लेते हैं, क्या ई वाला, k इक्वल टू 1/2 mv² प्लस ma। ठीक है, करें इसका, देखो काइनेटिक एनर्जी का तो आपको डायमेंशन m1 l2 t -2 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसका निकालेंगे, देखो 1/2 तो डायमेंशन लेस है बेटा, तो इसका तो कुछ आएगा नहीं। आप m का निकालोगे तो m1 हो गया। ठीक है, v² बाई l1 t -1 की पावर 2। ठीक है, हो जाएगा। अब ये प्लस दूसरा निकालो, देखो m का हो जाएगा बेटा m1, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, l(t - 2) क्या होता है, l(t - 2). ठीक है, सॉल्व करो इसको बेटा, कितना हो जाएगा, देखो m1 l1 है 2 से मल्टीप्लाई तो l2 t -2, तो आ गया फर्स्ट वाले स्टेप का। ठीक है, उसके बाद इसका निकालोगे तो m1 l1 और t -2 देखो, और इसका कितना था m1 l2 t -2। देखो इसको, ये और ये तो सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये भी रूल आउट है बेटा, ये भी क्या है बेटा, रूल आउट। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी इसमें देखो ये दो ही सही है, एक तो ये वाला सही है बी वाला, और एक डी वाला, बाकी जो ए बी और ई ये क्या है बेटा, रूल आउट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये देखो सारे न्यूमेरिकल हो गए, फिर ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप क्लासेस को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराने वाले हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल हमने वो भी दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपके नीट और जेई का पोर्शन भी है। तो साथ में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि एनसीईआरटी के बिना कोई सा भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और सॉल्व कीजिए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और सारे नोट्स लाइन बाय लाइन। थैंक यू सो मच।